हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड स्टेंजा है, पहले तो इसका जो सेंस था वो तो आपको ठीक से समझ आ ही गया होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा में किस किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया था, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया था, वहाँ आपने ठीक से समझ लिया। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ समझना है कि सेकंड स्टेंजा में किन किन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया। जैसे फर्स्ट में आपने देखा कि अनेफरा का यूज़ किया गया, इमेजरी का यूज़ किया गया या एजोनेंस का यूज़ किया गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपको पहचानना है कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो इसके लिए आप ठीक तरीके से जो पोइम की लाइंस हैं उन्हें आप पढ़ते चलिए। जैसे अगर आप यहाँ फर्स्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, इसे किस तरीके से पोइम की लाइन में पहचानते हैं, ये आपको ठीक से समझना है। तो सबसे पहले अगर आपकी जो फर्स्ट लाइन है उन्हें आप पढ़ेंगे कि इफ़ यू कैन ड्रीम, पोइट क्या कह रहा है कि इफ़ यू कैन ड्रीम, क्या आप सपना देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, सपना आप देख सकते हैं लेकिन आप अपने सपनों को अपना मालिक नहीं बनने दें, आप अपने सपनों के गुलाम नहीं बने। सामान्य अवस्था में ऐसा होता है कि आदमी जो सपने देखता है बेशक उसकी क्षमता उतनी नहीं होती लेकिन उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो पोइट उसी के लिए आपसे मना कर रहा है कि इफ़ यू कैन ड्रीम, क्या आप सपना देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन आप अपने सपनों को अपना मालिक नहीं बनने दें। तो यहाँ जो बड़ी चीज़ आपने देखी कि जो सपना है, आप लोग देख रहे हैं कि ये एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, यानी ये कोई मानव तो है नहीं। ड्रीम एक मानव की तरह इसको किस तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि ड्रीम को आप अपना मालिक नहीं बनने दें, जबकि मालिक किसको बनाया जाता है, मालिक बनाने का काम तो आप किसी व्यक्ति को करते हैं। और यहाँ उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि इफ़ यू कैन ड्रीम, क्या आप सपना देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन आप अपने सपनों को अपना मालिक नहीं बनाएं। तो अब आप देखिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सन की तरह बिहेव करना, सीधी सीधी बात है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है कि इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, जिसमें चाहे तो आप किसी वस्तु को, ए थिंग, एन आइडिया, चाहे आप अपनी किसी आइडिया को, विचार को, और एन एनिमल, या आप किसी भी जानवर को, इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, उसे मानवीय गुण दिया जाता है। मानवीय गुण किसी भी वस्तु में, किसी भी आइडिया में या किसी एनिमल में होते नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से व्यक्त किया जाता है जैसे कि उनमें मानवीय गुण है। जैसे यहाँ अगर आप देखें कि ड्रीम में उसने क्या किया कि ड्रीम को मालिक नहीं बनने दें, तो इसको मानवीय गुण देने की कोशिश करिए। तो जो इस तरीके से पोइम में किसी भी आइडिया को, किसी भी वस्तु को, किसी भी एनिमल को मानवीय गुण देने की कोशिश करी जाती है, तो उस तरीके के यूज़ को आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इसे आगे देखेंगे तो और थोड़ा सा ठीक समझ में आएगा कि द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, आइडिया समझें, थिंग समझें या एनिमल समझें, इसकी जगह पर सीधे सीधे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड, कि जितने भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी अमानवीय वस्तुएं हैं, उनको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, उनको इस तरीके से वर्णित किया जाता है इन सच ए वे दैट वी फील, कि हमें ऐसा लगता है दैट दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कि उनके अंदर मानव की तरह बिहेव करने की योग्यता है, उनके अंदर मानव की तरह व्यवहार करने की योग्यता है। और अगर इस तरीके का संदेश पोइम की कोई भी लाइन आपको देती है, तब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें कि स्काई वीप्स, तो ये स्काई का गुण तो है नहीं। जैसे हमने कहा कि आकाश रोता है, तो रोने का जो गुण है वो आकाश का नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए इसको यूज़ किया। इसका मतलब हमने स्काई को पर्सन की तरह उपयोग करने की कोशिश यहाँ करी है। जैसे अगर नेक्स्ट में देखें कि द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, द फ्लावर्स डांस्ड यानी जो फूल थे वो नाचे इन द जेंटल ब्रीज, तो जो मंद मंद पवन थी,
उसके अंदर जो फूल थे वो डांस कर रहे थे। तो ये जो डांस करने का जो गुण है वो एक मानवीय गुण है, लेकिन हमने उसको फूल के ऊपर यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। अगर आप नेक्स्ट में देखें कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि ये किसी का इंतज़ार नहीं करते, तो इंतज़ार करने का जो गुण है वो मानवीय गुण है। तो ठीक इसी तरीके से आपकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं ये जो थर्ड लाइन है इसकी, चूँकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने जो फर्स्ट लाइन है उसको, ये जो दोनों लाइन दिख रही हैं आपको ये एक ही लाइन है, ये जो दोनों लाइन दिख रही हैं ये दूसरी लाइन है और यहाँ से आपकी ये थर्ड लाइन है। तो क्या कहा जा रहा है कि इफ़ यू कैन मीट, क्या आप मिल सकते हैं विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, क्या आप ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर से मिल सकते हैं। अब ट्रायम्फ क्या हो गया, विजय हो गई, डिज़ास्टर क्या हो गया, पराजय हो गई, कि क्या आप जय और पराजय से मिल सकते हैं। तो ये जो जय और पराजय हैं ये कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि क्या आप इनसे मिल सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों को हमने मानवीय गुण देने की कोशिश करी। तो जो इस तरीके से कवि ने इन दोनों को मानवीय गुण, मानवीय तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश जो करी है, इसी तरीके के यूज़ को आप कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। देखिए कि एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने इन लाइनों में कहाँ किया है और कैसे किया है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप एलिट्रेशन को समझिए कि एलिट्रेशन होता क्या है। ये बहुत सिंपल है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, इज़ अ टर्म टू डिस्क्राइब अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। सीरीज ऑफ वर्ड्स, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स की ऐसी श्रृंखला होती है कि जिनको सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट किया जाता है, और ये केवल उन लाइन को या उन वर्ड्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाता है। तो आप पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये एलिट्रेशन का, कि सी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो हर वर्ड में आपको सेम मिल रही है। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से सीरीज़ ऑफ वर्ड्स को स्टार्ट किया गया है। सी सेल्स वह बेचती है, सी सेल्स को बेचती है बाय द सी शोर, समुद्र के तट पर। या जैसे बहुत सारे ब्रांड नेम ऐसे होते हैं जो एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि उनका जो वर्ड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, ज़्यादा प्रभावकारी लगे, जैसे कोका कोला। तो ये जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से ये उतना ज़्यादा प्रभावकारी हो पाया। जैसे कि पेपाल, बहुत से ऐसे जो फेमस नेम्स हैं उन्होंने भी अपने नेम के लिए एलिट्रेशन का यूज़ किया, जैसे मिक्की माउस, विलियम वर्ड्सवर्थ, या जैसे अपन लोग देखते हैं बिग बी, जो अमिताभ बच्चन हैं तो वो अपने लिए बिग बी यूज़ करने लगे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके से एलिट्रेशन का यूज़ है कि वहाँ भी उन्होंने सेम कॉन्सोनेंट साउंड से अपने वर्ड को ज़्यादा प्रभावकारी बनाने की कोशिश करी है। अब यहाँ देखिए कि पोइम में किस तरीके से एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन को आप देखिए कि एंड ट्रीट, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये ट्रीट है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। तो यहाँ देखिए ट्रीट, दोज टू, दोज द, तो ट्रीट दोज टू द, तो ये ट्रीट टू दोज द, तो इस तरीके से जो यूज़ किया गया है ये एक एग्जाम्पल है काय का, एलिट्रेशन का। तो इस तरीके से यहाँ आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया, सेकंड नंबर पे एलिट्रेशन का यूज़ किस तरीके से किया गया। हालांकि ये जो एग्जाम्पल है इनसे आपको एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट इसमें और कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया। हाँ, इसके बाद देखिए कि इन लाइनों में मेटाफर का यूज़ कहाँ किया गया है। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेटाफर होता क्या है। तो मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, कि मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट इज़ यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। ये बात आपको ठीक से दिमाग में बिठानी है कि मेटाफर का यूज़ आप कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ जो अंतर है उन बातों को पहले बिल्कुल ध्यान से समझिए। बिटवीन टू थिंग्स, दोनों वस्तुओं के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको व्यक्त करने के लिए आप मेटाफर का यूज़ करते हैं। ठीक, दैट आरंट अलाइक, और उस तरीके का कंपैरिजन जो कि समान नहीं है।
कंपैरिजन उस तरीके का सामान्य अवस्था में आप लोगों ने देखा है कि कंपैरिजन किया जाता है, तो कंपैरिजन ऐसा किया जाता है कि उसमें और उसमें समानता क्या है। यहाँ क्या करना है कि इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक, जो एक जैसे नहीं हैं, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें कुछ कॉमन है। जो दोनों वस्तुएं हैं वो एक जैसी तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु और दूसरी वस्तु, जिन दोनों चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों एक जैसी हैं। हाँ, लेकिन आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनमें कोई ना कोई समानता ज़रूर है। अब इसी की जगह पर मेटाफर के प्लेस पर हम सिमिली का भी यूज़ करते हैं। अब मेटाफर और सिमिली में अंतर क्या है? तो अनलाइक अ सिमिली, यानी सिमिली से विपरीत जाता है मेटाफर। किस तरीके से कि वेयर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली यूजिंग लाइक और एज, कि सिमिली में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि सिमिली में जो कंपैरिजन किया जाता है वहाँ लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जब आप लाइक और एज, जैसे कहते नहीं कि लाइक एज, तो इस तरीके के वर्ड का, फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझने की कोशिश करें, जैसे हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स, और दूसरे सेंटेंस में हमने क्या कहा कि हर टीयर्स फ्लोड लाइक। इसको ठीक से समझने की कोशिश करना है। पहले में हमने कहा कि हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स, तो यहाँ हमने उसके टीयर्स का एक रिवर से कंपैरिजन किया, टीयर्स का कंपैरिजन रिवर से किया, लेकिन इन दोनों में कहीं आपको कोई समानता दिखाई दे रही है? तो अगर सामान्य स्थिति में आप देखते हैं तो इन दोनों में कोई समानता नहीं है कि कहाँ टीयर्स और कहाँ रिवर। आप कंपैरिजन भी कैसा कर रहे हैं? तो इसलिए यहाँ आपको समझना है कि बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक, जो एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन इनमें एक कॉमन बात भी है, और वो समानता क्या है कि बोथ आर टाइप ऑफ वाटर दैट फ्लोस, कि दोनों के दोनों एक प्रकार के पानी हैं जो बहते हैं। टीयर्स की भी देखें और रिवर की भी देखें तो दोनों, जैसे अगर आंसू देखें तो आंसू आपकी आंखों से बहते हुए, और जो रिवर है वो भी बहती हुई, तो ये एक प्रकार का पानी है जो बहता है। तो पहले तो आपको देखना है, ये जो इसकी डेफिनेशन है इसे आप बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि दैट आरंट अलाइक, ये दोनों चीज़ें जिनका आप कंपैरिजन करते हैं वो एक जैसी नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि ये कंपैरिजन आपको किसी तरीके से उचित नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, दोनों में कुछ न कुछ समानता भी होती है। अब यही बात आपको सिमिली में भी दिखाई देती है। फिर मेटाफर में और सिमिली में अंतर क्या होता है कि हम मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, जबकि सिमिली में लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए जब हम मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, इसका मतलब जो मेटाफर का कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ आपने क्या कहा कि हर टीयर्स वर अ रिवर, यहाँ आपने बता दिया कि उसके जो आंसू हैं, आंसुओं को ही आपने बहती हुई नदी बता दिया, समान नहीं बताया, आपने आंसुओं को ही बहती हुई नदी बता दिया। तो वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स, कि उसके गालों से बहती हुई नदी। ठीक, अगर दूसरे सेंटेंस में देखें कि हर टीयर्स फ्लोड लाइक अ रिवर, कि उसके जो आंसू हैं वो बहे लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह, डाउन हर चिक्स। इसका मतलब कि यहाँ हमने उनकी तुलना करी, उनकी समानता बताई, उनको बताया कि ये उसकी तरह। तो यहाँ यानी सिमिली में आपने लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ किया, और मेटाफर में हम लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि विलियम शेक्सपियर की एक पोइम में मिलता है, यहाँ जैसे ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो यहाँ विलियम शेक्सपियर ने सारी दुनिया को एक स्टेज बताया। दुनिया स्टेज के समान नहीं कह रहे, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि ये दुनिया स्टेज के समान है। अगर आपके पास फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं होता तो बहुत से लोग इसका जो सेंस है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज के समान है। स्टेज के समान नहीं कहा शेक्सपियर साहब ने, उनने ये कहा कि दुनिया स्टेज ही है, दुनिया को उन्होंने स्टेज ही माना। एंड ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स, और जितने भी जो पुरुष और महिलाएं हैं उन सबको उन्होंने एक खिलाड़ी माना। तो इस तरीके से अगर आप मेटाफर जानते हैं, सिमिली जानते हैं, तो आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं कि पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखिए पोएम में किस तरीके से कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, कि क्या आप मिल सकते हैं ट्रायम्फ से और डिज़ास्टर से।
क्या आप जय से, विजय से और पराजय से मिल सकते हैं? एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स। अब यहाँ देखिए उसने क्या कहा कि ट्रायम्फ एंड डिजास्टर को इम्पोस्टर्स कह दिया। यहाँ कहीं भी उसने लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि विजय और पराजय जो कि ढोंगी होते हैं, तो उस जैसा नहीं बता रहा। वो ये नहीं कहना चाह रहा कि विजय और पराजय जो कि ढोंगी की तरह बिहेव करते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों को तो वो सीधे सीधे ढोंगी ही कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से इस लाइन में आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज़ किया गया है। हाँ, इसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट समझना है वो है आई राइम और परफेक्ट राइम को। तो आई राइम और परफेक्ट राइम के लिए पहले जो पोइम की अगली 2 लाइन है, एक बार पहले उनको ठीक से और समझिए। कवि कहता है कि इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन। तो इफ़ यू कैन बेयर, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो? टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, कि सत्य जो तुमने बोला। ट्विस्टेड बाई नेप्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, दुष्टों के द्वारा, नेप्स के द्वारा उसका झूठा प्रपंच बनाना। कि तुमने जो सत्य बोला है उस सत्य को जो झूठे लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, उन्होंने उस सत्य को तोड़ा मरोड़ा और एक झूठा प्रपंच बनाया। क्या तुम वो झूठे प्रपंच को, यानी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करी, और क्या तुम उसे सुनना बर्दाश्त कर सकते हो? इफ़ यू कैन बेयर टू हियर। अब यहाँ आपको समझना है इन दोनों वर्ड्स को। यहाँ से आपको परफेक्ट राइम और आई राइम में जो अंतर है वो भी समझ में आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या है वो भी आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर आप स्पेलिंग की बात करें तो दोनों की स्पेलिंग को देखते हुए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का जो राइम है वो सेम होना चाहिए? क्योंकि अगर हम स्पेलिंग देख रहे हैं BEARHEAR, तो इसका जो राइम पैटर्न है वो हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक ही राइम पैटर्न होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा इसको समझिए कि आई राइम क्या होता है और परफेक्ट राइम क्या होता है। तो जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, आई राइम का मतलब हो गया जो देखने में आपको राइम लग रहा है। अगर आप सेंस ऑफ हियरिंग की बात करते हैं, अगर आप देखने के नज़रिए से देखते हैं, केवल देखने के नज़रिए से, तो आपको लगता है कि हाँ इनमें राइम है। और परफेक्ट राइम क्या होता है कि जो वास्तविकता में राइम है, जिसे पढ़ने से, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो पढ़ने पे भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों की जो राइम है, दोनों की जो लय है, दोनों की जो ताल है वो एक जैसी है। तो वो अंतर देखिए। पहले तो आई राइम क्या होता है उसे समझिए कि आई राइम इज़ अ पोइटिक डिवाइस इन विच 2 वर्ड्स आर स्पेल्ड सिमिलरली। पहली बात कि जिसमें जो 2 वर्ड्स होते हैं वो स्पेल्ड सिमिलरली, कि उनकी जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, लगभग सेम, बट प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, लेकिन उनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि इफ़ यू कैन बेयर टू हियर, तो अगर आप इनकी स्पेलिंग की बात करें तो ये आपको सेम लग रही है, लेकिन अगर आप इनके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बेयर टू हियर, तो यहाँ देखिए बेयर, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वो ये जा रहा है, और हियर अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वो ये जा रहा है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है, लेकिन अगर स्पेलिंग की बात करें तो जो बात यहाँ करी जा रही है कि वर्ड्स आर स्पेल्ड सिमिलरली बट प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल राइम, इसे आप विजुअल राइम भी कह सकते हैं, मतलब दृश्यात्मक राइम है, ये देखने में हमें राइम लग रहा है, या आप इसे साइट राइम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल सेंस ऑफ साइट की बात होती है, सेंस ऑफ हियरिंग की बात नहीं होती। किसमें? आई राइम में। अब नेक्स्ट आपको जो ठीक से समझना है वो है आपका परफेक्ट राइम। कि परफेक्ट राइम क्या होता है कि परफेक्ट राइम इज अ टाइप ऑफ राइम, ये भी राइम का एक प्रकार है, इन विच द स्ट्रेच्ड वोवल साउंड इन बोथ वर्ड्स आर आइडेंटिकल। आपको यहाँ इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो स्ट्रेच्ड वोवल साउंड है इन बोथ वर्ड्स आर आइडेंटिकल, वो दोनों में समान होती है, स्ट्रेच्ड वोवल साउंड। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, डेड और हेड, तो दोनों में क्या है कि जो स्ट्रेच्ड वोवल साउंड है डेड, डेड, ये जो वोवल साउंड है, तो यहाँ भी इन दोनों में जो स्ट्रेच्ड, और वो भी कैसा, जिस पे हम जोर दे रहे हैं वो वोवल, तो जो स्ट्रेच्ड वोवल साउंड है वो दोनों में सिमिलर है। हालांकि अगर यहाँ देखेंगे आप परफेक्ट राइम में, तो जो इसका एंट्री पॉइंट होगा, जैसे यहाँ डी है और यहाँ एच है, तो वो दोनों में डिफरेंट होगा।
लेकिन जो एंडिंग पॉइंट होगा वो दोनों का सेम होगा, और साथ में जो वॉवल साउंड है, स्ट्रेच्ड वॉवल साउंड है, वो दोनों में सेम होगी। जैसे अगर आप यहाँ देखें मीट एंड ट्रीट, तो जो स्ट्रेच्ड वॉवल साउंड है वो दोनों में सेम है, मीट और ट्रीट। ठीक, जिस पे हम जोर दे रहे हैं, जिस वॉवल पर हम जोर दे रहे हैं, मी, जो ई की जो साउंड आ रही है, और ट्री, इसमें भी जो ई की साउंड आ रही है, तो स्ट्रेच्ड वॉवल साउंड दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एंट्री पॉइंट दोनों में डिफरेंट है, लेकिन अगर एंडिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों में सेम है। तो इस तरीके से जो परफेक्ट राइम होता है और आई राइम होता है, दोनों में क्या अंतर होता है कि परफेक्ट राइम में, इसलिए इसे परफेक्ट राइम कहते हैं, ये पूर्ण राइम है, और ये सेंस ऑफ हियरिंग में भी अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ आपको ये जो राइम है वो आपको समझ में आएगा कि इसमें राइम है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो सेंस ऑफ साइट में तो आपका जो राइम पैटर्न है वो नज़र आ रहा है, लेकिन सेंस ऑफ हियरिंग में ये फेल हो जाता है। ठीक, तो इसलिए अगर आप यहाँ क्लियर कह सकते हैं कि बेयर और हियर, इन दोनों में आई राइम तो है लेकिन परफेक्ट राइम नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगर आप इसमें देखेंगे जैसे रफ और बाउ, तो यहाँ भी अगर आप स्पेलिंग में देखेंगे तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम राइम है, लेकिन ये केवल क्या है, आई राइम है, परफेक्ट राइम ये नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी आप क्या कह सकते हैं कि ये आई राइम है। यहाँ भी अगर आप देखें बेयर और हियर, जो मैंने इसी के एग्जाम्पल को यहाँ लिखा है, तो इसलिए आपका यहाँ क्लियर है कि अगर इस लाइन में हम देखेंगे तो हमें आई राइम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि आई राइम का फिर यूज़ किया क्यों जाता है पोइट के द्वारा, तो केवल उसे म्यूजिकल टच देने के लिए, जो पोएम है आपकी, उसे म्यूजिकल टच देने के लिए आई राइम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, एंड ट्विस्टेड बाई नेप्स टू मेक, इस लाइन को भी देखिए, एंड ट्विस्टेड बाई नेप्स टू मेक। तो शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेंजा कराया था, तो फर्स्ट स्टेंजा का जब मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था एजोनेंस। तो एजोनेंस में मैंने आपको समझाया था कि जो वॉवल साउंड है वो दोनों में सेम रहती है। तो यहाँ भी देखिए जैसे ने, मे, तो दोनों में वॉवल साउंड सेम है, हालांकि इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है, तो इसलिए आप इसे राइम तो कह ही नहीं सकते, लेकिन इनका वॉवल साउंड सेम होने की वजह से आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये आपको एजोनेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप आगे पढ़ते हैं ऐसे, ए ट्रैप फॉर फूल्स और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, यहाँ थोड़ा सा योर कर लीजिए, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड वोल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। यहाँ भी देखिए विद वॉर्न आउट टूल्स। अगर आपने इस लाइन को पढ़ा, फिर से समझने की कोशिश करिए कि और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, और उन चीज़ों को आप देखिए जिनको आपने पूरे जीवन मेहनत करके बनाया और वो चीज़ें आपके सामने टूटें। क्या आप में इतना धैर्य है कि किसी चीज़ को आपने पूरे जीवन भर में तैयार किया और वो चीज़ आपके सामने बिखरती हुई नज़र आए, एंड स्टूप, और फिर उस समय भी आप क्या करें कि आप झुकें, एंड वर्ल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स, और उन टूटी फूटी चीज़ों से फिर से एक नई चीज़ बनाने की आप कोशिश करें। तो जब आप इस लाइन का, इसका जब सेंस आप निकाल रहे होते हैं कि उन टूटी फूटी चीज़ों से आप एक नई चीज़ गढ़ने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कुछ टूटी फूटी वस्तुओं की और उनसे कुछ नया बनता हुआ। तो इसलिए यहाँ ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इमेजरी का, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा जब कराया था तो वहाँ मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इमेजरी क्या होता है। तो इस तरीके से पोएम में कहाँ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, अगर आपको धीमे धीमे ये समझ में आने लगता है तो पोएम का जो ठीक तरीके का सेंस है वो आप पकड़ने लगेंगे। अदरवाइज़ हम केवल एक तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिगर ऑफ स्पीच अच्छा हो जाता है तो जो कभी कहना चाहता है आप उसे समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड स्टेंजा है, तो पहले एक बार उसका जो सेंस है कि उसका मतलब क्या है उसे समझने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद उसमें भी किन किन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है उसको भी देखते हैं।